हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स में NCERT बुक का एक्सरसाइज 10.1 का ऑल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 km 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। यानी कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कीजिए यानी दर्शाइए ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 km जो 40 किलोमीटर का एक डिस्प्लेसमेंट है ना। कैसे है? तो 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ जो 30 डिग्री पूरब से उत्तर की ओर है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कभी भी हम लोगों को कोई नक्शा बनाना होता है, कोई मैप बनाना होता है, तो उसके लिए हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, खींचते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हम लोगों का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कुछ इस तरह से। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हम एक्स एक्सिस लिख रहे हैं तो यहाँ एक्स नहीं लिख करके इसके स्थान पे हम लोग लिखते हैं ईस्ट, और एक्स डैश जो यहाँ लिखते हैं ना, एक्स डैश नहीं लिख करके यहाँ हम लोग लिखते हैं वेस्ट। और जो वाई लिख रहे हैं ना, वाई नहीं लिख करके यहाँ लिखा जाता है नॉर्थ। और जो यहाँ वाई डैश लिखते हैं, वाई डैश नहीं लिख करके यहाँ लिखा जाता है साउथ। यानी ये हो गया आपको ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। आप इसे शॉर्ट में EWNS भी नोट कर सकते हैं। और ये हो गया आपका ओरिजिन, है ना। अब जो है यहाँ पे कह रहा है कि 40 km का आपको 40 किलोमीटर का आपको बताना है एक डिस्प्लेसमेंट जो 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, यानी 30 डिग्री ईस्ट से यानी पूरब से 30 डिग्री। तो यहाँ पर इस तरह से एक लाइन हम लोग खींचेंगे और यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है ना। 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ यानी ईस्ट से नॉर्थ की ओर। और इसमें हम लोग मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10, 20, 30, थोड़ा और बढ़ा दिए 40, है ना। और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे A, और नीचे साइड में कहीं भी लिख देंगे यहाँ 1 यूनिट इक्वल टू 10 km। ये आप जितना मन करे उतना आप यहाँ पे यूनिट ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम 1 यूनिट इक्वल टू 10 km लिए हैं क्योंकि हम लोगों को 40 km दिखाना था, 40 किलोमीटर दिखाना था, ठीक है। तो ये हो गया 10, 20, 30 और 40। तो ये हो गया हम लोगों का कितना 40 किलोमीटर, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। यानी जो भी इसमें मेजर्स दिए गए हैं उसे वेक्टर और स्केलर में क्लासीफाई कीजिए, यानी वर्गीकृत कीजिए, यानी बांट दीजिए। तो जैसे यहाँ हम लोग सॉल्यूशन करें तो 1 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा, 10 kg लिखा है ना। तो यहाँ 10 kg लिखा है, तो 10 kg का मतलब हो गया कि इसमें कोई दिशा नहीं है। ये तो फिक्स है कि 10 kg, लेकिन इसका कोई दिशा नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्केलर। यह क्या है, स्केलर है। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 2 मीटर नॉर्थ टू वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ टू वेस्ट, N2W यानी नॉर्थ टू वेस्ट। तो इसमें 2 मीटर भी कह रहा है और नॉर्थ टू वेस्ट भी कह रहा है, यानी डायरेक्शन भी है, इसलिए यह क्या है, एक वेक्टर है। 3 नंबर में देखिए तो 40 डिग्री केवल एंगल बता रहा है, केवल एंगल की माप बता रहा है, पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्केलर। फिर इसके बाद इसका 4 नंबर में देखें तो 4 नंबर में लिखा है 40 वाट, 40 वाट। तो 40 वाट क्या है, जैसे एनर्जी का ऐसा यूनिट आपको दिखा रहा है। तो ये भी आपको पता नहीं है कि किस दिशा में है, इसलिए क्या है, एक स्केलर है। 5 नंबर में देखें तो लिखा है 10⁻⁻19 कूलम्ब
तो इसमें भी कोई दिशा नहीं है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यह एक स्केलर है। 6 नंबर में दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसके यूनिट से पता चल रहा है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यह वेलोसिटी का है, यानी कि वेग का SI मात्रक है, इसलिए वेग एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे नोट कर देंगे वेक्टर। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया है क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, यानी कि जो भी मेजर दिया गया इसे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में क्लासीफाई कीजिए, यानी बांट दीजिए। तो यहाँ नोट करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में 1 नंबर में दिया है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब हो गया जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 2 साल, 10 साल। तो इसमें कोई दिशा नहीं है, इसलिए इट इज ए स्केलर। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे यह स्केलर है। सेकेंड नंबर में दिया है डिस्टेंस। क्या दिया है, डिस्टेंस, दूरी, जैसे 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। इसमें भी कोई निश्चित दिशा नहीं है, तो निश्चित दिशा नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्केलर। थर्ड नंबर में दिया है फोर्स, बल, जैसे 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो बल किसी निश्चित दिशा में लगता है, फोर्स किसी निश्चित डायरेक्शन में लगता है, इसलिए यह क्या है, एक वेक्टर है। 4 नंबर में आपका क्या दिया है, तो वेलोसिटी यानी वेग। तो आप तो जानते हैं कि वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ नोट कर देंगे वेक्टर। 5th नंबर में दिया है वर्क डन। वर्क डन, किया गया कार्य, 10 जूल, 5 जूल, 2 जूल। तो वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें भी कोई दिशा नहीं है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि इन फिगर 10.5 ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो है आपका एक फिगर दिया हुआ है, इसका नाम दिया गया है 10.5, है ना। और इसमें एक क्या है, तो एक स्क्वायर का चिन्ह बना है, एक स्क्वायर का चित्र बना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, तो निम्नलिखित वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो 1 नंबर में आपको क्या लिखना है, को इनिशियल वेक्टर। क्या लिखना है, को इनिशियल, है ना। तो को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स दिए गए हों और उनका इनिशियल पॉइंट एक ही बिंदु हो, तो उसे को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। जैसे वेक्टर ए जिस पॉइंट से चल रहा है उसी पॉइंट से चल रहा है वेक्टर डी, बाकी सब के अलग अलग हैं, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर डी का इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए इसमें कहेंगे, है ना, को इनिशियल वेक्टर्स इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। वेक्टर ए और वेक्टर डी हो गया को इनिशियल वेक्टर्स, है ना। 2 नंबर में आपका दिया है कि इक्वल, यानी कि इक्वल वेक्टर्स बताना है। तो इक्वल वेक्टर्स इसमें कौन कौन है, तो हम जानते हैं कि पैरेलल वेक्टर को ही इक्वल वेक्टर कहा जाता है यदि उसका दिशा और परिमाण बराबर हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो जैसे देखा जाए कि स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड तो चारों का बराबर ही है, डायरेक्शन केवल देख लेना है ना। तो ए का डायरेक्शन पूरब की ओर जा रहा है और सी का डायरेक्शन पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी ए और सी इक्वल वेक्टर नहीं होंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन डिफरेंट है। इसके बाद बी डी को देखें तो बी का जो है दक्षिण की ओर जा रहा है, तो डी का भी दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पे कहेंगे हम लोग वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। तो इसका आंसर वेक्टर बी और वेक्टर डी हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर में आपका दिया है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है ना। तो इक्वल फैक्टर हम लोग किसको कहते हैं, तो इक्वल फैक्टर हम लोग उसे कहते हैं जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बराबर हो, यानी बी और डी तो आपका इक्वल फैक्टर में आ गया है बी डी, है ना। अब बच गया ए सी। तो ए सी की बात करें तो ए पूरब में जा रहा है और बी सी जो है पश्चिम में जा रहा है, तो इसी का डायरेक्शन बराबर नहीं है। और पैरेलल वेक्टर को हम लोग कोलिनियर वेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इस वेक्टर सी के पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचें, एल खींचें, तो इस सी के पैरेलल आपका ए भी होगा, है ना। तो
इसमें हो जाएगा आपका वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, तो यही हो जाएगा इनका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका दिया है कि आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स, यानी निम्नलिखित का आंसर देना है कैसे, तो ट्रू और फॉल्स में। कह रहा है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ए आर कोलिनियर, क्या वेक्टर ए और वेक्टर माइनस ए कोलिनियर है? तो वेक्टर ए का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ए बी है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि वेक्टर ए है ना, यानी ए बी इक्वल टू हो गया वेक्टर ए, तो बी ए इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वेक्टर ए। तो ये तो एक ही लाइन को बता रहा है दोनों, यानी कि ये क्या है, ट्रू है, तो लिखेंगे इट इज़ ट्रू। हम यहाँ पे सही का चिन्ह मार देते हैं, इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है। इसके बाद 2 में कह रहा है कि 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या 2 वेक्टर कोलिनियर है तो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल ही होगा, तो ये फॉल्स है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक वेक्टर दिया गया ए बी, इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर है, और दूसरा वेक्टर दिया गया यहाँ पे सी डी, अगर इसका 4 मीटर है, तो दोनों जो है एक ही लाइन एल के पैरेलल है, तो दोनों कोलिनियर है, लेकिन दोनों में दोनों में जो है आपका मैग्नीट्यूड तो इक्वल नहीं है, यानी कि कोलिनियर होने के लिए मैग्नीट्यूड का बराबर होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। 3rd नंबर में है कि 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, अगर 2 वेक्टर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या कोलिनियर हो जाएंगे? तो जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर्स हो गया इधर ए बी, इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है और ये पूरब दिशा में जा रहा है। दूसरा है यहाँ पे सी डी, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 मीटर है, लेकिन यह उत्तर दिशा में जा रहा है, तो क्या ये दोनों कोलिनियर है? तो आप खुद देख के बता सकते हैं कि कोलिनियर नहीं है। तो मैग्नीट्यूड बराबर होने से 2 वेक्टर कोलिनियर नहीं हो सकते हैं, दोनों को एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल होना जरूरी है। उसके बाद तो यहाँ पे नोट कर देंगे ये फॉल्स है। 4था नंबर में दिया है कि 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, कह रहा है कि 2 कोलिनियर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या वो इक्वल होगा? तो आप खुद यहाँ देख के बताइए, जैसे ए बी है और यहाँ पे सी डी है, इसका 5 मीटर है मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, तो देख के बताइए तो क्या इक्वल है? तो इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन भिन्न भिन्न है। तो कोलिनियर वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड इक्वल होने से वो इक्वल नहीं हो सकता है, उसके साथ साथ उसको क्या बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए, तब जा कर के इक्वल होगा। इसलिए ये क्या है, तो ये भी आपका फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे नोट कर देंगे फॉल्स। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में